मेरे लिए नाइटमेयर रहा है कि मेरे बाल जो हैं वो गिर जाएंगे, गंजा हो जाऊंगा मैं। जो आपकी स्टोरी है पाकिस्तान में 80 से 90% यंग लड़कों की ये स्टोरी है। एक 14 साल का 13 साल का लड़का जो इस चीज को फेस कर रहा है, उसके बाल गिरना स्टार्ट हुए हैं, सबसे पहले वो क्या करे? किसी दोस्त ने कहा जी माइनॉक्सिडिल लगा लो, मैंने 15 दिन लगाया, फर्क नहीं पड़ा, छोड़ दिया। अच्छा, जब बाल गिरना स्टार्ट होते हैं ना, सबसे पहले जो आसपास के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, वो कहते हैं टेडी करवा लो, उल्टा उस तरह जो है वो बालों पे फिरवा लो। कोई एक ऐसा मरीज देखा जिसके उस्तरा लगाने से बाल वापस आ गए? नहीं, मेरे तो नहीं आए थे। उल्टा उस्तरा लगाया तो उसका बाल पहले से भी कम हो गया। मेडिकेशन से रोका जा सकता है। FDA ने अभी तक सिर्फ 3 चीजें हेयर लॉस के लिए। किस तरह से स्टार्ट होता है प्रोसेस? कुछ जड़ें हेड के बैक से उठाई और आगे लगा दी। हमने एक भी ग्राफ्ट ने ऐड नहीं किया। सलमान खान है, संजय दत्त, अब जो उनका रिजल्ट हम देखते हैं, इतने घने बाल, आम पाकिस्तानी का वो रिजल्ट नहीं आता। उसमें FUT इज द बेस्ट ऑप्शन। उसकी क्या वजह है? उसमें तो ज्यादा पेन होती है, पट्टी निकाल लेते हैं पूरी। 30-35 हज़ार रुपए में ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। जिंदगी में 2 या 3 ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। अगर पहला ट्रांसप्लांट खराब हो गया तो दूसरा उसको ठीक करते हुए गुजर जाएगा। इस वीडियो को देखने से उसको अगर गाइडेंस मिल सके कि कैसे वो खुद की असेसमेंट करे, किस तरह से खुद की ट्रीटमेंट करे। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन तक ये मैसेज पहुंच रहा है, तो अब आप दोस्तों, यंग एज में बालों का झड़ना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन यंगस्टर्स के लिए ये एक नाइटमेयर भी है कि वो गंजे हो रहे हैं, उनके बाल जो हैं वो झड़ना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसके इलाज के लिए बेशुमार प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं। सोशल मीडिया पे आप बेशुमार एड्स देखेंगे कि 30 दिनों में आपके बाल गिरना बंद और नए बाल आ जाएंगे। क्या इन हेयर ऑयल से आपके झरे हुए बाल वापस आ सकते हैं, या आपको अल्टीमेटली हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना पड़ेगा? क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद जो 16 साल या 18 साल में आपकी लुक थी वो वापस आ सकती है? आज का ये पॉडकास्ट उन तमाम लोगों के लिए है जो हेयर फॉल का सामना कर रहे हैं या वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हैं। इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर बुरहान, जो आज के दिन तक 5000 से ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज कर चुके हैं। डॉक्टर बुरहान साहब, बचपन से आज से आप ले लें पिछले कोई 15-16 साल मेरे लिए नाइटमेयर रहा है कि मेरे बाल जो हैं वो गिर जाएंगे, गंजा हो जाऊंगा मैं। ऑयलिंग स्टार्ट की, डिफरेंट डॉक्टर्स को दिखाना स्टार्ट किया, कोई हकीम कह लें उनके पास जाना स्टार्ट कर दिया कि किसी तरह से मेरे बाल बच जाएं। हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया, लेकिन वो जो एक रिज़ल्ट होता है वो नहीं मिला। अब ये आज 2025 के अंदर हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह से हो रहे हैं, या ये जो हेयर फॉल है ये किस तरह से रोका जा सकता है? बिल्कुल स्टार्ट से हम डिस्कस करते हैं। हेयर फॉल है क्या, किस एज में स्टार्ट होता है, क्या क्या मसाइल हैं पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में? अली, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत कोर इशू है जिस पे बहुत कम बात की जाती है। जो आपकी स्टोरी है पाकिस्तान में 80 से 90% यंग लड़कों की ये स्टोरी है। हेयर लॉस स्टार्ट हो गया, पता ही नहीं क्या स्पोर्ट करनी है, किसको दिखाना है। डिफरेंट हकीमों के पास या डिफरेंट नॉन क्वालिफाइड लोगों के पास जाते हैं, या इवन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो अभी प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं हो रही होती। सो हेयर लॉस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन आवर पॉपुलेशन इज़ एंड्रोजेनेटिक। आपके हार्मोन से रिलेटेड है, जेनेटिक मैकेनिज्म से रिलेटेड है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा एनवायरनमेंट आता है, हमारी ईटिंग हैबिट्स आती हैं, स्ट्रेस आती हैं। तो जो एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर होता है इन सारी चीज़ों को देख के आपको गाइड करता है, आपको बताता है कि आपको कहाँ कहाँ से किस किस पॉइंट से आपका हेयर लॉस स्टॉप हो सकता है, आपकी चेंजेस जो हैं जितनी आगे रिवर्स हो सकती हैं या फर्दर प्रोग्रेस करने से रुकें। साथ साथ काउंसलिंग ज़रूरी है। जैसे आपने बताया कि ट्रांसप्लांट का सेशन भी हो गया, रिजल्ट उस तरह नहीं आया जो आप चाह रहे थे, तो इट शुड हैव बीन कंसल्टेड बिफोर योर ट्रांसप्लांट के कितना रिजल्ट आ सकता है आपके साथ। फिर इंपॉर्टेंट ये है, न्यूट्रिशनल चीज़ों को नहीं देखा जाता। मल्टीविटामिन्स की कितनी इंपॉर्टेंस है, हार्मोन्स ब्लॉक करने कितने ज़रूरी हैं, किस स्टेज पे और किस एज में कितने हार्मोन्स ब्लॉक किए जाएंगे। तो दिस इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड, और अनफॉर्चुनेटली बहुत कम क्वालिफाइड लोग हैं पाकिस्तान में जो इस सारी चीज़ों को 360 डिग्री एज अ होल देख रहे हैं। अच्छा, हमारा पॉडकास्ट का मकसद भी ये है कि आज जो देख रहा है उसे गाइडेंस मिल जाए, उसकी काउंसलिंग हो जाए। कि आज एक लड़का जिसकी 14 साल उम्र है, जो मेरी उम्र थी जब मैंने ये फेस किया, हेयर फॉल मेरा स्टार्ट हुआ। एक 14 साल का 13 साल का लड़का जो इस चीज़ को फेस कर रहा है, उसके बाल गिरना स्टार्ट हुए हैं, सबसे पहले वो क्या करे? ज़ीरो से बताएं।
आपका हेयर लॉस स्टार्ट होता है, आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस, ठीक है? फैमिली हिस्ट्री होती है 98% 99% ऑफ द केसेस में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हमारे पास, या इवन 95% केसेस में होता है मिनिमम। आप प्रॉपर एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ, जो आपके एरिया में कोई बैठा हुआ है, जिसके पास स्पेशलाइज़ेशन डिग्री है डर्मेटोलॉजी में, ठीक है? वो आपको गाइड करेगा कि आपके हेयर लॉस की कॉज़ क्या है। अगर तो एंड्रोजेनेटिक है, तो फिर तो थोड़ा-सा लंबा पाथवे है, लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट से वो रुक सकता है, ठीक है? अगर एंड्रोजेनेटिक नहीं है, मल्टीपल कॉजेज़ है, बाल चार्ट जिसे एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं, या कुछ ऐसी कॉजेज़ होती हैं कि जिसमें जिल्द पे स्कार बन जाते हैं, स्कारिंग एलोपेशियाज़ कहते हैं, या स्ट्रेस की वजह से या किसी बीमारी की वजह से हो जाता है, या न्यूट्रिशनल हो सकता है, तो वो चीज़ें रिवर्सिबल भी होती हैं। तो सबसे पहला एवेन्यू ये है कि आप एक प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर को जाके दिखाएँ, बजाय इसके कि आप कोई तेल यूज़ करने शुरू कर दें, या आप किसी दोस्त के कहने पे जी ये दवाई खा लो। मेरे पास बहुत से पेशेंट्स ये आते हैं कि जी हमने 2 साल पहले, हम जब हेयर लॉस, या 4 साल पहले हेयर लॉस शुरू हुआ था, किसी दोस्त ने कहा जी माइनॉक्सिडिल लगा लो, मैंने 15 दिन लगाया, फ़र्क नहीं पड़ा, छोड़ दिया। कोई भी चेंज हेयर लॉस में 6 महीने से पहले काम नहीं करती, कोई दवाई काम नहीं करती, कोई चेंज आपको फ़ील नहीं होती। आप 15-20 दिन लगाएँगे, उससे बेहतर आप ना लगाएँ। अच्छा, जब बाल गिरना स्टार्ट होते हैं ना, सबसे पहले जो आसपास के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, वो कहते हैं टेढ़ी करवा लो। उल्टा उस तरह जो है वो बालों पे फिरवा लो। आपके बाल गिरना रुक जाएँगे, नए बाल आ जाएँगे और उस पे उस तरह लगवाते जाओ ताकि अच्छे मज़बूत बाल आ जाएँ। आप माशाल्लाह यू आर अ गुड एज। हमने भी तकरीबन 3 साढ़े 3 4 डेकेड्स हो गए हैं हमारी लाइफ के भी। कोई एक ऐसा मरीज़ देखा जिसके उस्तरा लगाने से बाल वापस आ गए? नहीं, मेरे तो नहीं आए थे। किसी के भी नहीं आते। उल्टा आपने हमारे पास तो बहुत ज़्यादा था, आपने भी सुना होगा कि जी हमने उस्तरा लगाया तो उसका बाल पहले से भी कम हो गए। हाँ, ये सुना है मैंने। सो रेज़र जो है वो आपके रूट्स को डैमेज कर रहा है किसी लेवल पे जाके। और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो मैंने हर हेयर रेस्टोरेशन डॉक्टर अपने पेशेंट्स में ऑब्जर्व करता है। सो रेज़र इज़ नॉट द थिंग। चीज़ ये है कि हमारा हेयर लॉस की कॉज़ डायग्नोज़ हो, हम उसको करें और इसको सोशल स्टिग्मा से निकालें, एजुकेशनल प्रोग्राम्स करेंगे। हेयर लॉस इज़ अ नॉर्मल थिंग नाउ। हमने उसको कंट्रोल करना है, उसको रिवर्सल में लेके जाना है, ताकि एक अच्छी लुक जो है लंबे अरसे तक मेंटेन रहे। अच्छा, एक बंदा जो किसी रिमोट एरिया में रहता है, उसके आस-पास कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, कोई क्वालिफ़ाइड डॉक्टर नहीं है, जो बालों को देख सके, उसकी रूट कॉज़ बता सके। इस वीडियो को देखने से उसको अगर गाइडेंस मिल सके कि कैसे वो खुद की असेसमेंट करे, किस तरह से खुद की ट्रीटमेंट करे, कि अगर उसके साथ अगर कोई बालचर है तो ये वाली सिम्टम्स होंगे, इस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर डाइट का मसला है तो ये डाइट ली जा सकती है, या हेयर फॉल है तो डॉक्टर के पास उसने लाज़मी जाना है, डॉक्टर के बिना या इस मेडिसिन के बिना वो हल नहीं हो सकता। देखिए, हम कुछ जनरल चीज़ें बता सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान हमेशा इंडिविजुअलाइज़ होता है, हर पेशेंट के अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंगली होता है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, उन तक ये मैसेज पहुँच रहा है, तो अब आप शुक्र करें कि ज़माना इतना एडवांस हो गया कि आप लोग असेस में आ गए हैं। आपके पास, अगर आप किसी ऐसे एरिया में बैठे हैं जहाँ पे क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर रेस्टोरेशन डॉक्टर नहीं है, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले सकते हैं, नंबर 1 एवेन्यू, ठीक है। दूसरा, डायग्नोज कैसे करना है? जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, जो मेन कॉज होती है हेयर लॉस की, उसके 2 साइन्स होते हैं। एक तो हेयर लाइन पीछे जाने लग जाती है, दूसरा वर्टेक्स या क्राउन या टॉप पार्ट से बाल, जो आपके बाल गिरने लग जाते हैं। अल्टीमेटली हेयर लाइन पीछे जा रही है, पीछे से क्राउन आ गया है, तो मिलते-मिलते दोनों खत्म हो जाते हैं। टोटल आपका स्टेज 7, जिसमें टॉप सारा जो है वहाँ पे हेयर लॉस हो जाता है। एक यंग लड़का मेरे पास आता है, उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, उसके मतलब उसके फादर में या मामू नाना में सिर्फ साइडों वाले बाल रह गए, मतलब स्टेज 7 है, और टॉप से सारे खाली हो गए हुए हैं, और इस लड़के का भी स्टेज 3 या स्टेज 4 है। तो मैं जब भी उसका ट्रांसप्लांट करूँगा, उसकी मैं काउंसलिंग ऐसे करूँगा, मैं अपना अंदर एक प्लान ये बना के चलूँगा, कल को इसने भी स्टेज 7 में चले जाना है, जाने की पॉसिबिलिटी है। तो हम हेयर लाइन या हेयर ट्रांसप्लांट ही ऐसा प्लान करेंगे, अगर वो स्टेज 7 में भी चला जाए तो उसकी हेयर लाइन बुरी ना लगे। ये ना हो कि मैंने यहाँ पे हेयर लाइन बना दिया, पीछे तो सारा हाल ही हो गया। तो दैट इज़ द थिंग। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। वो फ्यूचर को फोरसी कर सक रहा होता है कि अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल में कितना हेयर लॉस होगा, क्या ट्रांसप्लांट प्लान होना चाहिए, सेकंड सेशन या थर्ड सेशन सब्सीक्वेंट कैसे प्लान होना चाहिए, कौन-सी मेडिसिन देनी है कि वो उस लेवल तक जाए ही ना। सो ये सारी चीज़ें बड़ी कंबाइंड है। दूसरा होता है एलोपेशिया एरियाटा या बाल चाट, जिसमें गोल-गोल से दायरे बन जाते हैं हेयर लॉस के। स्ट्रेस रिलेटेड है, ऑटोइम्यून है, मतलब आपकी बॉडी खुद उस अपने बालों की जड़ों के खिलाफ काम करने लग जाती है। फिर इसके बाद टेलोजेन एफ्लूवियम आता है। किसी को कोई बहुत बड़ी स्ट्रेस आया, या किसी का
कोई फीवर या कोई इस तरह की चीज़ हुई, बीमारी कोई आई उसके बाद, या फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद, या कोई मेडिसिन खाई, कुछ ऐसी मेडिसिन है उनके बाद, जनरल मेडिकल कंडीशंस की वजह से एकदम से आपने सुना होगा लोग कहते हैं हमारे गुच्छों की तरह बाल उतरे, दैट इज़ टीलोजिन एफ्लुवियम। उसका एक तो ये है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आता है कि हमारे सारे बाल कुछ दिनों में ही गिर गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि 98-95% केसेस में रिकवर हो जाता है वो। अच्छा। ठीक है, कोई जैसे ही अपने वो ट्रिलोजिन वाला फेज़, जैसे 3 से 6 महीने में बालों की जड़ों की साइकिल ख़त्म होती है गिरने वाली, वो ग्रो करने लग जाते हैं। सो इसके अलावा फिर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसको हम स्कारिंग एलोपेशियास कहते हैं, जिसमें जो एसोसिएटेड सिम्टम है, बाल तो गिर रहे हैं, जगह-जगह पे पैचेज़ में गिर रहे हैं, सर में दाने बन रहे हैं। साथ-साथ इसके ये हो रहा है कि आपके मुँह में छाले बन रहे हैं, धूप में जैसे जिल्द जलती है, जोड़ों में दर्द है, तो फिर आपको प्रॉपर क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मैं ब्रश कर रहा हूँ, बाल गिर रहे हैं, टेंशन की बात कब है कि वो बाल जो गिर रहे हैं वो उतनी स्पीड में वापस नहीं आ रहे, या बाल गिरने ही गिरने हैं, उसे रोक नहीं सकते? जो हमारे बालों की जड़ है उसका एक साइकिल है, उसको हम मेन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक एनाजिन फेज़ है जो ग्रोथ फेज़ है, जो 2 से 5 साल का होता है। उस 2 से 5 साल में बाल अपनी प्रॉपर लाइफ में होता है, प्रॉपर जान में होता है। उसके बाद उसका कैटाजिन फेज़ आता है जो कुछ हफ्तों का होता है, 2 से 4 हफ्ते का, जिसमें वो पतला श्रिंक होके गिरने लग जाता है। फिर टेलोजिन फेज़ आता है जो 2 से 3 महीने का होता है, जिसमें वो जड़ सोई रहती है, बाल गिर गया होता है। 3 महीने के बाद जाके फिर नए सिरे से वो एनाजिन फेज़ शुरू होता है, पूरी एक साइकिल चलती है। तो जो डेली आपके 100, 150, 200 बाल गिर रहे हैं, वो अपनी डेस्टाइन्ड अपनी लाइफ पूरी करके अपने कैटाजिन, टेलोजिन फेज़ में जाके गिर रहे हैं। उनकी जगह नए बाल आ जाते हैं। प्रॉब्लम तब है जब वो नीचे से नया बाल नहीं निकल रहा है, या नया बाल पहले से पतला निकलता आ रहा है, सब्सीक्वेंट साइकिल में उसका एनाजिन भी छोटा होता जा रहा है, जो सालों में था वो महीनों में आता जा रहा है, और अल्टीमेटली चंद साइकिल्स के बाद वो बाल खत्म हो जाता है। दैट इज़ द प्रॉब्लमेटिक पॉइंट। रोज़ाना के 100, 150, 200 बाल गिरना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब वो बाल पतले होने लग जाएँ, नीचे से नया बाल ना निकले, दैट इज़ द प्रॉब्लमेटिक पॉइंट। उस पॉइंट पे जाके आपको हेयर लाइन में थिनिंग फ़ील होती है, आपको वर्टेक्स में थिनिंग फ़ील होती है, एंड दैट इज़ द पॉइंट के जाके आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है उस वक़्त। जो हेयर ऑयल्स हैं वो काम करते हैं? लोग कहते हैं बादाम का ऑयल यूज़ कर लो, कोकोनट ऑयल यूज़ कर लो, कैस्टर ऑयल उसमें डाल लो, काम करते हैं बालों पर? वर्ड है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। एंड्रो मीन्स हार्मोन्स, जेनेटिक मीन्स जीन्स। इन दोनों चीज़ों को तेल मॉडिफाई नहीं करता। तेल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लोकली बालों में जो कुछ डेफिशिएंसीज हैं, जैसे कुछ मल्टीविटामिन्स की या न्यूट्रिएंट जिंक की या इस तरह की चीज़ों की, वो उनको वक्ती तौर पे पूरा कर सकता है, जिससे बालों में शाइन आ जाती है। लेकिन जो उसकी रूट पे मैकेनिज्म है जिस वजह से वो गिर रहा है, वो तेल उसको कुछ नहीं कह सकता। सो तेल, अच्छा तेल, ऑर्गेनिक तेल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई मिक्स तेल नहीं, वो जो मार्केटिंग वाले होते हैं। अच्छा ऑर्गेनिक तेल इज़ अ सपोर्टिव थिंग टू प्रिवेंट हेयर लॉस वंस और ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में 1 या 2 बार। लेकिन आपने सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करना, आपको मेडिकेशन साथ चाहिए। अच्छा, जो हेयर ऑयल है वो रूट्स पर लगाना चाहिए या बालों के ऊपर? रूट्स पे, जब आप रूट्स पे लगाएंगे तो ही उसका जो न्यूट्रिशनल फैक्ट कंपोनेंट है वो बालों की जड़ों को मिल सकेगा, और वो ऑटोमेटिक जब आप रूट्स पे लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली बालों के फाइबर के ऊपर आ जाता है, उसको थोड़ा शाइन दे देता है, शाइनी इफेक्ट दे देता है उसको वो। और जो कहते हैं कि डेली बेसिस पे लोग ऑयलिंग करते हैं, रोज़ सुबह नहाने से पहले ऑयल लगा रहे हैं, ज़्यादा ऑयलिंग करना नुकसानदेह तो नहीं हो जाता? जनरली नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा करके कोई बहुत ज़्यादा बार बार उस पर ऑयल भी लग रहा है, फिर वो वॉश भी हो रहा है, तो बालों का वियर एंड टियर, जो उसका स्किन से बाहर वाला पोर्शन है, उसका वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल से हफ्ते में 1 या 2 बार ऑयलिंग इज़ अ गुड थिंग। मेडिकेशन पर अगर आएँ, अभी ट्रांसप्लांट की तरफ नौबत नहीं आई कि बंदे को जाने की ज़रूरत है। मेडिकेशन से रोका जा सकता है। कौन-कौन सी मेडिकेशन है? मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं लोग। कब से लेकर कब तक यूज़ करके आप स्लो कर सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं हेयर फॉल को? जो प्रॉपर अप्रूव्ड मेडिकेशंस हैं, देखिए हम हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। हेयर लॉस में या किसी भी मेडिकल फील्ड में जो अप्रूव्ड मेडिकेशंस होती हैं ना, वो एफडीए, जो एक एजेंसी है, फेडरल ड्रग एजेंसी है, जो चीज़ों को रेगुलराइज करती है, वैलिडेट करती है। एफडीए ने अभी तक सिर्फ 3 चीज़ें हेयर लॉस के लिए अप्रूव की हैं। नंबर 1 इज़ माइनॉक्सिडिल, नंबर 2 इज़ फिनेस्ट्राइड, और नंबर 3 है लेज़र कॉम्ब या लेज़र कैप। अब माइनॉक्सिडिल आपने कब यूज़ करना है, डॉक्टर आपका बताएगा आपको। जैसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया स्टार्ट हुआ, आपने माइनॉक्सिडिल यूज़ करना शुरू कर देना है, और दैट इज़ नॉट फॉर मंथ्स, फॉर ईयर्स। क्योंकि जिस्म के अंदर से मैकेनिज्म आ रहा है, उसने आपके बालों की ब्लड सप्लाई ज़्यादा करनी है, उनको किसी ना किसी तरह समहाउ गिरने से रोकना है, जो पतले बाल हैं उनको थिक करना है। अब बहुत मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं जी मोनोक्सिल छोड़ते हैं तो बाल गिर जाते हैं सारे, तो वो बाल गिरेंगे।
आपकी बॉडी ने वो बाल जेनेटिक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली फेंकने के लिए प्रिपेयर कर दिए हुए थे। माइनॉक्सिडिल ने ऑन इट्स ओन या उसके साथ फिनास्ट्राइड इन्होंने मिल के उसको गिरने से रोका। एक मिसाल है, आपके 1 साल में 5000 बाल गिर रहे थे, आपने माइनॉक्सिल यूज़ किया, आपके 3000 बाल गिरे, 2000 बच गए। 2 सालों में आपके दो 4000 बाल बच गए। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। 2 साल बाद आपने माइनॉक्सिल बंद किया तो ये 4000 बाल माइनॉक्सिल ने बचाया था, आपकी बॉडी आपके जेनेटिक मेकअप में वो बाल गिर चुके हैं, तो वो विद इन वीक्स गिर जाएंगे। सो वो माइनॉक्सिल बेचारे ने रोक के रखे हुए थे, उसने तो उल्टा आपका फ़ायदा किया था और आपने उसको बदनाम कर दिया कि माइनॉक्सिल छोड़ते हैं तो बाल गिरने ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसको मेरे ख्याल से बहुत ही एक लेस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, 1000 1200 1500 की बॉटल है जो पूरा महीना चलती है और वो आपको फॉर लाइफ यूज़ की जा सकती है। मैं इसकी मिसाल अपने पेशेंट्स को ऐसे देता हूँ, आप रोज़ाना सुबह उठ के 10 मिनट लगाते हैं टूथब्रश के लिए एंड फॉर लाइफ आप अपने बालों में टूथब्रश करते हैं। तो टूथब्रश करते करते 10 सेकंड में आप माइनॉक्सिल लगा सकते हैं और मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल भी कोई एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है, बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अगर आप रोज़ाना लगाते हैं, आपके बाल बच जाते हैं, तो इससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है। और ये कितना स्लो कर देते हैं? मिसाल के तौर पे अगर बाल गिरने हैं अगले 5 सालों में या 3 सालों में, 2 सालों में, मिनॉक्सिडिल डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं, बिला नागा यूज़ कर रहे हैं। एक तो वो कितने साल यूज़ करना पड़ेगा, और अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो जो 2-3 साल का टाइम पीरियड है, वो आगे कितना ले जाएगा? ये वेरिएबल है, हर एक के जेनेटिक मेकअप पे, पेशेंट स्टार्टिंग एज क्या है, हेयर लॉस पैटर्न क्या था, नॉर्वुड स्केल क्या था। सो माइनॉक्सिडिल इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि अब मैं भी किसी की अगर कंसल्टेशन करता हूँ तो मैं पेशेंट को कहता हूँ भाई आपने नेक्स्ट विजिट मेरे पास 3 से 6 महीने के बाद रखना है। उसके अकॉर्डिंगली हम गाइड कर सकते हैं कि पहले 10-15 दिन अगर कोई यूज़ करके कहता है ना कि मैं देखूंगा 10-15-20 दिन के बाद मैं देखूंगा क्या इफेक्ट आता है फिर कंटिन्यू करूंगा, तो मैं ऐसे कहता हूँ भाई आप ट्रीटमेंट यूज़ ना करो, 15 दिन में आपको फ़ायदा नहीं देगा ये। 3 से 6 महीने में आपको तसल्ली होने लगेगी थोड़ी सी कि हाँ जी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सेम इज़ ट्रू विथ फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड के बारे में बहुत कहा जाता है कि इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपने सोशल मीडिया पे पढ़े होंगे। अच्छा, इसके बारे में कहते हैं नामर्द कर देती है। हाँ, देखिए कोई भी दवाई लेंगे उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कई ऐसी एसेंशियल मेडिकेशन हैं जिनके यही साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट दैट इज़ लेस देन 1% केसेस। 100 लोगों ने लिया, 100 में से किसी एक को ये मसला हो सकता है, लाज़मी नहीं होगा, और वो भी मेडिसिन छोड़ेंगे तो विद इन फ्यू डेज़ ठीक हो जाएगा वो, ठीक है? और बेनिफिट्स इतने इंपॉर्टेंट है कि मेरा ख्याल है कि मैं जब भी किसी को फिनेस्ट्रॉइड रिकमेंड करता हूँ, उसे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंड नहीं करता। उसे मैं कहता हूँ आप पहले जाओ, इसको पढ़ो प्रॉपर तसल्ली से, इसके न्यूट्रल रिव्यूज़ लो, वन साइडेड रिव्यूज़ ना लो जिसमें सिर्फ यही चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके नहीं साइड इफ़ेक्ट लिखे हुए। उसके बाद आप दोबारा मेरे पास आना, हफ्ते बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद आप दोबारा आओ, आप अपनी पूरी रिसर्च करके आओ, फिर हम बैठ के दोबारा डिस्कस करेंगे। और मेरे ख्याल से 95% यंग लड़के एग्री करते हैं फिनेस्ट्राइड खाने पे, और जो 5-10% नहीं एग्री करते उनको मैं स्प्रे की ऑप्शन दे देता हूँ कि स्प्रे में साइड इफ़ेक्ट का परसेंटेज इससे भी कम है, बट फिनेस्ट्राइड के बगैर हेयर रेस्टोरेशन कंप्लीट नहीं होती। आप जितने मर्जी एक्सोसोम्स कर लें, पीआरपीज कर लें, प्रोकैपिल कर लें, बाइकैपिल, मतलब जितनी चीज़ें आपको याद है आप कर लें, जब तक आप एंड्रोजेनेटिक का एंड्रो वाला पोर्शन, हार्मोन वाला पोर्शन फिनेस्ट्राइड से ब्लॉक नहीं करेंगे, हेयर रेस्टोरेशन की प्रॉपर इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं होगी। अच्छा, मिनॉक्सिडिल जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? माइनॉक्सिल के जनरली साइड इफ़ेक्ट होते हैं लोकल एप्लीकेशन में इरिटेशन की फॉर्म में। अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है, उसको शुरू की कुछ एप्लीकेशंस में रेडनेस होने लग गई है, स्किन पे स्केल आ गए या एलर्जी शुरू हो गई, तो इस केस में आपने माइनॉक्सिल रोकना होता है, ठीक है? ये इसका मेन साइड इफ़ेक्ट है। तो अब तो हमारे पास बड़ी डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं, माइनॉक्सिल की कुछ ऐसी फॉर्मुलेशंस आ गई हैं कि जिनको पहले रूटीन माइनॉक्सिल के जो कंपोनेंट्स थे उससे एलर्जी थी, अब चेंज कंपोनेंट्स में आ गए हैं। फिर उसके बाद माइनॉक्सिल टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल हो गई है हेयर लॉस के लिए, वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। इसके अलावा फिर अगर कोई नहीं टॉलरेट कर सकता, फिनेस्ट्राइड टॉपिकल फॉर्म में आ गई है। फिर माइनॉक्सिल के साथ कुछ प्रोकैपिल, बाइकैपिल, रिडेंसिल और इस तरह के कुछ स्प्रेज हैं जो आ गए हैं, जो सारे मिल मिला के कहीं ना कहीं कमी पूरी कर सकते हैं, बट कमी 100% पूरी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मेन मैकेनिज्म हमारे पास नहीं जा रहा था। फिर उस केस में पेशेंट का तो आप ओरल टैबलेट पे आ जाओ। पीआरपीज़ आ गई हैं। आपकी बॉडी से ब्लड लेते हैं, उससे प्लाज़्मा बनता है और वो फिर आपके बालों में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा कि ये पीआरपी करवा लो, 3 सेशन के बाद आपका ना हेयर लॉस तो रुक जाएगा, नए बाल आने लग जाएँगे। क्या पीआरपी करवाने से आजकल जो आई हुई है, आप 5-6 साल पहले की देख लें या 2025 की,
जितनी भी पीआरपीज हैं, क्या आपका हेयर लॉस रोककर नए बाल आपके आ जाते हैं? फिर वही बात है, पीआरपी इज़ अ स्पोर्टिव थिंग। अब इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि पीआरपी का जो रिज़ल्ट है एक प्रॉपर स्केल या एक प्रॉपर स्पेक्ट्रम में हम ले सकते हैं। एक तरफ स्केल का ये है कि इसने बाल गिरने कम किए, ठीक है। जो अब एक मिसाल है, आप डेली के 100 बाल गिरे थे, आपके 50 बाल गिरने लग गए। मिडल में स्पेक्ट्रम के आ जाएँ तो ये होगा कि आप स्टेटस को में चले गए, आपके बाल गिरने रोक गए। इस साइड पे आ जाएँ जो एक्सट्रीम राइट हैंड है, जिसमें कि लेस देन 5% फॉल करते हैं, जो बिल्कुल अभी बहुत ही मिनिएचराइज्ड बाल थे, बहुत बारीक थे, नज़र नहीं आ रहे थे नेकेड आई को, या आप बहुत गौर से देखते नज़र आते थे, वो थोड़े मोटे हो गए। रीग्रोथ नहीं हुई। रीग्रोथ हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा अभी तक किसी चीज़ से पॉसिबल नहीं है। जो आजकल कर रहे हैं एक्सोसोम। मैं उसकी तरफ भी आता हूँ अभी। अब इन सारी चीज़ों में पीआरपी इज़ अ कांस्टेंट थिंग, आपको करवानी पड़ती है बार बार। आपने शुरू में 3 सेशन कर लिए एक एक महीने के गैप से, फिर 3-3 महीने पे आ जाएं, 6-6 महीने पे आ जाएं। बट अगर आपने पीआरपी यूज़ किया और साथ हेयर लॉस मेडिकेशन यूज़ नहीं की, जो मैं अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट की है। आपने स्पोर्टिव वाला पार्ट यूज़ कर लिया, जो इसकी बैकबोन थी वो यूज़ नहीं की। सो जब तक आपका डॉक्टर आपको गाइड नहीं करेगा कि भाई ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो आप प्रॉपर अपना रिजल्ट नहीं ले सकेंगे। हमारे पास चीज़ें हैं और ये कोई बहुत महंगी नहीं है। माइनॉक्सिल फिनास्ट्राइड इज़ नॉट एक्सपेंसिव थिंग, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि इसको जुडिशली यूज़ कराना आना चाहिए आपके डॉक्टर को भी, और आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अब दिस इज़ द थिंग। टूथपेस्ट की मिसाल दूंगा आपको कि हम डेली करते हैं, सुबह शाम करते हैं, तो हम ये ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर सकते अपने लिए? जब एक चीज़ है हमारे जीन्स में है, हमारी रेस में है, तो हमारी नहीं है। कॉकेशियंस जैसे यूरोपियंस में बहुत ज़्यादा है, हर रेस में ही है, कोरियंस में बहुत ज़्यादा है, चाइनीज़ में बहुत ज़्यादा है। तो उसका इलाज भी तो अब आ गया हुआ है। बजाय इसके कि हम फैंसी नेम जैसे एक्सोसोम है इसके पीछे भागते फिरें। एक्सोसोम्स या कुछ आया था स्टेम सेल के हेड के बैक से, हम कुछ आपके स्टेम सेल लेके दोबारा लगाएंगे, बाल आ जाएंगे। या किसी ज़माने में हेयर थ्रेड्स का बड़ा कल्चर आया था, तो आस्ते आस्ते ये चीज़ें वाइप आउट हो जाती हैं कि आप फैंसी नेम लगा के एक चीज़ बहुत महंगी बेच दी, उसका रिजल्ट नहीं आया। हेयर थ्रेड्स के साथ ये हुआ, स्टेम सेल जो हेड के बैक से लेते थे उसको चॉप करके फिर लगाते थे, उसके साथ नहीं आया, ये दोनों पिट गई। एक्सोसोम्स, मेरा ख्याल ये है, मेरा इंडिपेंडेंट रिव्यू, क्योंकि मेरे सारे हेयर रेस्टोरेशन वाले भी दोस्त हैं, डर्माटोलॉजिस्ट भी दोस्त हैं, बाकी लोग जो प्लास्टिक सर्जन हैं वो भी कर रहे हैं, वो भी दोस्त हैं अच्छे। 98% लोग जो डॉक्टर्स हैं, इवन दे आर नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड कि एक्सोसोम इज़ द थिंग, कि हम जो चीज़ ढूंढ रहे थे ये वो है। रिजल्ट्स आते हैं पीआरपी से सुपीरियर है, बट जैसे मैंने बताया स्पेक्ट्रम ऑफ रिजल्ट्स है। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक्सोसोम लगा दिया और बात बन गई, ऐसे नहीं है। एक्सोसोम आपको रिपीट करने पड़ते हैं 3 से 6 महीने बाद। डिफरेंट कंपनीज के हैं, चाइनीज़ हैं, कोरियन है, इटालियन है, अमेरिकन है। 50-60 हज़ार से लेकर 3-4 लाख तक जाते हैं, बट आपको रिपीट करने पड़ते हैं। सो एक्सोसोम्स में मैं अभी भी अपने पेशेंट को कहता हूँ भाई आप अपनी तसल्ली कर लो, फिर हम इस पर बात करेंगे। आज से 4 साल पहले मैं आपकी क्लिनिक में आया था कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। आपने नहीं किया था। ये तो एक इतनी कमर्शियल चीज़ है, लोग पैसे बनाते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो कहते हैं कि ठीक है आ जाओ कर देंगे। जो डॉक्टर नहीं भी हैं वो भी कहते हैं कि आ जाओ, एक ज़बरदस्त किस्म का हेयर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। आपने तब नहीं किया था, रीज़न क्या थी? यही चीज़ मैं एक बात डिस्कस करता हूँ। मुझे 14 ईयर्स हो गए हैं हेयर रेस्टोरेशन करते हुए। जब आप मेरे पास थे तब भी मुझे 10-11 साल हो गए हुए थे हेयर रेस्टोरेशन करते। अगर इतने सालों के बाद मैं पेशेंट को सही मशवरा नहीं दे सकता ना, तो मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा। आपको देखना चाहिए कि हमारे एक बड़े अच्छे उस्ताद हैं, अभी भी सर्जरी के हमारे प्रोफेसर थे, अभी ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनको और ज़िंदगी दे। वो एक बात कहते थे, अ गुड सर्जन नाउस व्हेन नॉट टू कट, कब आपने प्रोसीजर नहीं करना। वो कहते हैं यार छुरी पकड़ के या नाइफ पकड़ के हर कोई काम तो शुरू कर देगा। आपको पता होना चाहिए आपने कब नहीं करना, कब पहले उसको स्टेबल करना है, उसको हेयर लॉस रोकना है, उसके बाद ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए। अदरवाइज़ तो आप रोइन करेंगे, आप रिज़ल्ट ख़राब करेंगे। आपको लग रहा है डोनर एरिया थिन है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशन हाई है, तो आप वो करके उस वक्त तो चंद पैसे कमा लेंगे, बाद में उस पेशेंट सारी उम्र आपको अच्छे अल्फाज में याद करता रहेगा और उसके पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। सो मेरे पास हर महीने कई ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको मैं कहता हूँ यार अभी आप ट्रांसप्लांट ना कराओ, 6 महीने साल रुक जाओ, आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा के अपना डोनर एरिया हेड के बैक वाला जहाँ से हमने बाल लेने हैं उसको इम्प्रूव कर लो। जो बाल वैसे ट्रीटमेंट से इम्प्रूव होते हैं उसको इम्प्रूव कर लो, फिर ट्रांसप्लांट में चले जाना। क्योंकि ज़िंदगी में 2 या 3 ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। अगर पहला ट्रांसप्लांट ख़राब हो गया तो दूसरा उसको ठीक करते हुए गुजर जाएगा।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी कोई बंदा प्रॉपर हेयर रिस्ट्रेक्शन प्रैक्टिस करता है, वो मेरी तरह का मशवरा देगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं प्रॉपर हूँ, वी हैव गॉट मैनी लैप्सेस, लेकिन जो चीज़ें हमें थोड़ा बहुत नॉलेज आता है, हमारी कोशिश होती है हम पेशेंट तक वो पास ऑन करें। ट्रांसप्लांट से पहले स्कैल्प की जो हेल्थ है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? अगेन फिजिकल एग्जामिनेशन, अब ट्राइकोस्कोपिक टूल्स आ गए हैं जो मैग्नीफाई करके देखते हैं। फिर ब्लड टेस्ट हैं, विटामिन डी, आयरन, B12, थायराइड, हार्मोन हमने डिस्कस किया। ये सब करके हम एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं। कुछ लोगों में स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसप्लांट होता है, हमें नज़र आता है डोनर की हेल्थ ठीक है, स्कैल्प फ्रंट से भी ठीक है, हम स्ट्रेट ट्रांसप्लांट में चले जाते हैं। मेजोरिटी 60-70% केसेस में यही होता है, लेकिन 20-30% केसेस में हमें पहले ये सारे पैरामीटर्स चेक करने पड़ते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं, मल्टीविटामिन से, आयरन रिप्लेसमेंट से, विटामिन डी रिप्लेसमेंट से, बायोटिन, जिंक, सेलेनियम, फिर मोनोक्सिल फिनेस्ट्राइड, PRPs, इवन सम केसेस में हम ग्रोथ फैक्टर्स वाले जो मीज़ोथेरेपीज़ होती हैं वो साथ ऐड करते हैं। तो इन सब के बाद जाके फिर हम ट्रांसप्लांट के लिए पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। सो कुछ लोग नेचुरली प्रिपेयर्ड होते हैं, कुछ लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है। ये प्रिपरेशन ड्यूरेशन 3 से 6 महीने, साल तक भी हो सकता है, कई बार इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और कई बार हमें लगता है कि डोनर एरिया जनरली इतना थिन हो गया हुआ है कि हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। उल्टा पेशेंट पे साइकोलॉजिकली मोर स्ट्रेस पड़ेगा। इन दैट केस हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। फिर हम पेशेंट्स को काउंसलिंग करते हैं, हमें लगता है कि सारा एरिया इतना थिन है कि शायद आप नॉन सर्जिकल की तरफ चले जाओ, या आप कैमोफ्लेज प्रोडक्ट्स यूज़ करने, हेयर फाइबर वगैरह यूज़ करने शुरू कर दो, या आप आगे खाली सिर्फ हेयर लाइन ट्रांसप्लांट करा लो और बाकी वाला एरिया जो है वो नॉन सर्जिकल पैच या कैमोफ्लेज करना शुरू कर दो। सो इन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल पेशेंट हम उसका प्लान कर रहे होते हैं। बट ट्रांसप्लांट इज़ आल्सो नॉट फॉर एवरी पेशेंट अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि हम करना भी चाहते हैं, कई बार तो हम नहीं कर सकते होते क्योंकि हमें लगता है कि दिस माइट एंड अप इन अ डिजास्टर। अब एक मेरे जैसा पेशेंट है जिसका डोनर एरिया ठीक है, मुनासिब है कि ट्रांसप्लांट हो सकता है। अब उसने ट्रांसप्लांट करवाना है, उसकी एक्सपेक्टेशन है कि उसकी हेयरलाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो। उसने अपने माइंड में, इमेजिनेशन में प्रॉपर अपनी हेयरलाइन बनाई हुई है। अब आपके पास आकर वो अपनी एक्सपेक्टेशन बताएगा। किस तरह से स्टार्ट होता है प्रोसेस? देखिए, जब भी मेरे पास पेशेंट आता है ना, तो मैंने एक पहले उसका एक इवेल्युएट करके मैंने देखा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। फिर मेरा पहला क्वेश्चन पेशेंट से ये होता है, यार आप क्या चाह रहे हो, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। अब देखें, ट्रांसप्लांट इज जस्ट ट्रांसप्लांटिंग फ्यू फॉलिकल्स, कुछ जड़ें हेड के बैक से उठाई और आगे लगा दी। हमने एक भी ग्राफ्ट ने ऐड नहीं किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर शुरू में किसी बंदे के हेल्दी सर पे 1 लाख जड़ें दी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके 40% बाल गिर गए, 60% रह गए, 60,000 रह गए, तो ट्रांसप्लांट के बाद भी उसके सर पे 60,000 है, एक भी ऐड नहीं होगा। सिर्फ हम कुछ 2, 3, 4 हज़ार उठाएंगे और आगे ले आएंगे। अब उसमें कभी भी वो थिकनेस नहीं बनेगी जो अल्लाह ताला ने या नेचर ने बनाई थी। हमने पेशेंट को ये गाइड करना है कि भाई एक सेशन में हम आपकी हेयर लाइन बनाएंगे। मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि आपका जब हेयर लॉस शुरू हुआ था, आपकी 18-19 साल उम्र थी, आपको अपनी वाली हेयर लाइन ज़्यादा यूथ वाली। अब आपकी उम्र 30 साल है, 28 साल है, तो अगर हेयर लॉस नहीं भी होता तो भी हेयर लाइन कहीं वी या यू के पास पहुंची होती। तो मैं हमेशा मशवरा ये दूंगा, आप वी या यू वाली हेयर लाइन बनाओ जो आपकी इस उम्र में होती है, अगर आपका हेयर लॉस ना होता। अगर मैं आपकी 18 साल वाली हेयर लाइन बनाऊंगा तो बहुत ही अजीब लुक आएगी, आर्टिफिशियल लुक आएगी, हर कोई तुमसे पूछेगा भी क्या करवाया। ऑन कॉन्ट्रेरी, अगर हम इसी एज वाली हेयरलाइन बनाएंगे, 28 साल वाली, 32 साल वाली, 35 साल वाली, तो किसी को नहीं फील होगा। हर किसी को ये लगेगा इसका थोड़ा बहुत हेयर लॉस है जो नॉर्मल है बिल्कुल। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फिर डेंसिटी, घनेपन के बारे में मैं बात करता हूँ। अगर आपके हेड के बैक पे डोनर एरिया में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में 80 से 100 ग्राफ्ट हैं, ट्रांसप्लांट में हम 30 से 40 के दरमियान लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा लगाएंगे स्किन डैमेज हो जाएगी, ग्रो ही नहीं करेंगे ग्राफ्ट, ग्राफ्ट भी डैमेज, स्किन पे अल्सर बनने के चांस। तो ट्रांसप्लांट में 35 to 40% ऑफ द नॉर्मल डेंसिटी आ सकती है। फिर कवरेज, क्योंकि हमारे पास ग्राफ्ट उतने तो नहीं है जितने पहले थे। अगर किसी का सिर्फ फ्रंटल हेयर लॉस भी है तो उसके 20-25 हज़ार ग्राफ्ट लॉस हो चुके हैं, हम 3-4 हज़ार की बात कर रहे हैं। तो हमने उसकी एक्सपेक्टेशन लेवल सेट करने हैं। अगर वो इस एक्सपेक्टेशन लेवल सेट होते हैं तो ही फिर हम ट्रांसप्लांट के लिए जाएंगे। मैं उसके लिए ये करता हूँ कि एक तो पेशेंट के साथ ये इस तरह की कंसल्टेशन हो जाती है सारी। फिर जो रिलेटेड केसेस हैं उनको मैं प्रॉपर रेजोल्यूशन वाली पिक्चर्स दिखाता हूँ कि भाई अंदर से स्किन नज़र आएगी एक सेशन के बाद लाइट में। अगर आप ये कहोगे कि ट्रांसप्लांट के बाद फुल स्किन काली हो जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट इज़ ओनली पॉसिबल इन विग या इन एक्सेप्शनल केसेस जो भी हमारे हाथों से भी बाहर हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा रिजल्ट आ जाता है। अगर आप रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे तो ही हम ट्रांसप्लांट करेंगे।
अगर आप हेयर लाइन नीचे करना चाहते हो, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हम बाल नीचे लगा देंगे, बट कल को आप खुद तंग होगे। बहुत से पेशेंट्स मेरे पास हर रोज़ ऑलमोस्ट आते हैं, जिन्होंने वो एक खुद अपनी एक विश के थ्रू या किसी के कहने पे नीचे हेयर लाइन बनवा ली है। अब वो बाल इतने बुरे लगते हैं कि वो हमारे पास आते हैं कि इसको निकालें, इसका कोई इलाज करें। अच्छा, ठीक बाल है, निकल जाते हैं? फिर निकालने के लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, आगे स्कार बनने का चांस होता है, हेयर लाइन सेटल करना। तो बजाय इसके कि आप बाद में तंग हो, आप पहले थोड़ी सी हेयर लाइन कंजर्वेटिव वी या यू शेप की एज के अकॉर्डिंगली बनवाएं, ताकि आपको पता ही ना चले और आप बड़ा अच्छा ट्रांसपेरेंट रिजल्ट अपना एंजॉय करें। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या है? कहते हैं कि 3 उँगलियों के हिसाब से हेयर लाइन होनी चाहिए। ये कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट है या बस ये बातें बनी नहीं, हुई हैं? देखिए ये टेक्स्ट बुक वाली चीज़ें होती हैं। कुछ जब हम सीखते हैं चीज़ें, हमें कुछ रूल्स बताए जाते हैं। हर सर्जन के अपने रूल्स होते हैं, जो हमारे से सीनियर्स उन्होंने रूल्स बनाए हुए। कुछ कहते हैं 7 से 10 सेंटीमीटर इस पॉइंट से ऊपर होनी चाहिए, बड़ा वैलिड रूल है। फिर रूल ऑफ थर्ड था कि जी आप फेस को 3 हिस्से में डिवाइड करें, लोअर थर्ड, मिडल थर्ड, अपर थर्ड। अपर थर्ड पे आपके हेयर लाइन की टिप होनी चाहिए। मेरे नज़दीक जो मैं करता हूँ, दैट इज़ अ नेचुरल पॉइंट, नेचुरल हेयर लाइन पॉइंट। कि कुछ अगर किसी का स्टेज 7 भी हेयर लॉस है, तो हमें कुछ बाल मिल जाते हैं ट्रेसेस में, उसको हम बैक ट्रेस करते हैं, जिसे कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, और रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसकी हेयर लाइन ट्रेस आउट कर लेते हैं। उस केस में हमें रूल ऑफ थर्ड पे भी नहीं जाना पड़ता, 7 to 10 सेंटीमीटर पे भी नहीं जाना पड़ता। हम सिर्फ नेचर को देखते हैं कि नेचर यहाँ पे इस स्टेज पे कहाँ पे हेयर लाइन रखी होती, हम उसको फॉलो कर लेते हैं। उससे सबसे बेस्ट रिजल्ट अल्लाह का शुक्र उसी से आते हैं। और मेरे ख्याल से मोर देन 90%, 95% पेशेंट मेरे हेयर लाइन से बहुत सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि हमने कहीं भी अपनी मैनिपुलेशन नहीं की होती, हम नेचर को फॉलो करते जा रहे होते हैं, और अल्लाह ताला उसमें भी रिजल्ट अच्छा देता है, बरकत आ जाती है उस तरह के काम में। सोशल मीडिया पर जाएँ या रास्ते में जा रहे हों तो एड्स लगे होते हैं कि 5,000, 4,500, 4,000 ग्राफ्ट्स जो हैं वो लगा दिए जाएँगे। जब आप सर्जरी के लिए जाते हैं, ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं, 1,000, 1,500 से ज़्यादा नहीं लगाते डॉक्टर्स। ये जो फ्रॉड है, ये क्या चीज़ है? ये क्यों इस तरह से किया जाता है? मतलब सच क्यों नहीं बताया जाता कि आपके 1,000, 1,500 या मैक्सिमम 2,000 लगेंगे एक सर्जरी में? ये जो 5,000 शर्तिया लिख कर दे देते हैं और एक्सपेक्टेशन एक बंदे की हो जाती है, यार मेरे तो बाल पूरे हो जाएँगे। नंबर ऑफ ड्राफ्ट्स हमेशा एक कंट्रोवर्शियल या वेरिएबल चीज़ है। मैं इसमें ये कहता हूँ, हर एक का डोनर एरिया डिफरेंट है। हेड के बैक पे कितने बाल हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपके कितने बाल निकलेंगे, या कितने रूट्स या कितने फॉलिकल्स निकलेंगे। अगर हेड के बैक पे डोनर एरिया बड़ा है, तो हम एक अच्छा नंबर ऑफ ग्राफ्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 3,000, 3,500, 4,000 थ्रू FUE या स्ट्रिप अगर साथ करें, हाइब्रिड जो होता है हम उसमें भी बात करेंगे आगे, या हाली FUT करें, तो हम ज़्यादा ग्राफ्ट में जा सकते हैं। लेकिन इसका डोनर एरिया छोटा है, तो हम कितने ग्राफ्ट निकाल लेंगे? सो हर एक का इंडिविजुअलाइज्ड प्लान है। डॉक्टर को बड़ा क्लियर कट बताना चाहिए। मैं किसी को कहता हूँ मार्केटिंग करके कि भाई मैं तुम्हारे 8,000 ग्राफ्ट लगाऊंगा, आजकल ये बात चल रही है, और वो पेशेंट रहता है उस बेचारे के 2,000 भी नहीं निकल सकते। तो मैंने सारा दिन काम भी किया, और मैंने अपना किया हुआ हराम भी कर दिया, झूठ बोल के, गलत बयानी करके। सो हर एक पेशेंट का अलहदा प्लान होना चाहिए, उसके अपने ग्राउंड रियलिटीज़ के अकॉर्डिंगली, और पेशेंट को भी वही चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए। कई लोग आते हैं, जी हमारे दोस्त ने करवाया था, उसका बड़ा गना था रिजल्ट, हमारा थिन आया। भाई आपका डोनर एरिया के बाल पतले हैं, थिन है, तो थिन रिजल्ट आएगा। मतलब हम सिर्फ हेल्प आउट कर रहे हैं पेशेंट्स को कि जो है उसी को एक अच्छी लुक बना दें। वी कैन नॉट डू एनीथिंग। जो नेचर का काम है वो नेचर का काम है, हमने ये करना है, हमने अच्छे तरीके से बाल निकालने हैं, अच्छे तरीके से लगाने हैं, मिनिमम डैमेज के साथ लगाने हैं, मिनिमम टाइम में लगाने हैं, पेशेंट को बाद में मेडिकेशन गाइड करनी है अच्छे तरीके से। और इंशाल्लाह ताला इसी अगर इन्हीं सारी चीज़ों में रिजल्ट्स बड़े अच्छे आते हैं, प्रोवाइडेड पेशेंट की एक्सपेक्टेशन लेवल शुरू में सेट हो गई हो। अगर पेशेंट की एक्सपेक्टेशन 100 पे है, हमारे पास आइडिया के 20 रिजल्ट आएगा, तो अब कभी भी डॉक्टर पेशेंट रिलेशन ट्रस्ट बिल्ड हो ही नहीं सकता, हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी। अच्छा, टेक्निक्स कौन-कौन सी हैं? मेथड कौन-कौन से हैं? पहले दिखाते थे, बड़ा पेनफुल होता था, पीछे से पूरी पट्टी निकाली जाती थी, उसमें से बाल अलग किए जाते थे, ग्राफ्ट निकलते थे और वो फिर होता था और फिर स्टिचेस लग जाते थे। उसके बाद FUE आ गया, आपके ग्राफ्ट जो हैं वो डायरेक्टली निकाल लिए जाते हैं, उसमें पेन कम होती है और वो ट्रांसप्लांट हो जाता है। आज के टाइम पे कौन-सी चल रही है? देखिए, इसको मैं 2 चीज़ों में डिवाइड करूँगा। एक तो हेड के बैक से निकालने का तरीका, और एक लगाने का तरीका। अब निकालने के हमेशा से जितनी मर्ज़ी हम गुफ्तगू कर लें, कान इधर से पकड़ लें, उधर से पकड़ लें, निकालने के 2 तरीके हैं। एक FUT या स्ट्रिप, जो पट्टी एक कान से दूसरे कान तक निकलती, बाद में स्टिचेज़ होते थे। एक FUE जो सिंगल-सिंगल फॉलिकल निकलता है। फ़ायदा और नुकसान दोनों का बताएँ। FUT ट्रेडिशनली हो रहा है, लेकिन FUE भी इसके साथ-साथ चल रहा है। दोनों
आगे पीछे ही चल रहे हैं। पहले प्लग ग्राफ्ट होते थे, जो बड़े बड़े एफ के प्लग निकाले जाते थे, डोलेट की तरह के, जैसे गुड़िया के बाल होते हैं उस तरह के पुराने ज़माने के लोगों के आप देखेंगे इस तरह के भी ट्रांसप्लांट हुआ है, जो स्पेशली जो अमेरिका से करवा के आते थे आज से 25-30 साल पहले, 35 साल पहले। तो वो एफ की फॉर्म थी एक। अब एफ हुआ, एफ उसके बाद फिर एफ ज़्यादा मॉडिफाइड हो के आ गया, छोटे पंचेस छोटे साइज़ के साथ आ गया। करना कौन सा चाहिए ये आपका सर्जन डिसाइड करेगा। 95% इस वक्त या 98% क्लिनिक्स में पाकिस्तान में एफ हो रहा है, दुनिया में भी यही स्ट्रैट्स होंगे। लेकिन एफ इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट या इवन सुपीरियर प्रोसीजर। उसकी क्या वजह है? उसमें तो ज़्यादा पेन होती है, पट्टी निकाल लेते हैं पूरी। पेन दोनों में नहीं है अगर प्रॉपर तरीके से किया गया तो। बात है प्रॉपर तरीके, प्रॉपर क्वालिफाइड से, ठीक है। अगर एफ भी अच्छे तरीके से सुन ना किया जाए तो एफ में भी पेन हो सकती है। कुछ लोगों की नेचुरली टेंडेंसी ज़्यादा होती है पेन की, लेकिन जो आज से 15-20 साल पहले पेन वाला एलिमेंट था वो बहुत कम हो गया, वो 1-2% पे आ गया वो उस वक्त के मुकाबले में, क्योंकि एनेस्थीसिया की डोजेज और सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छा समझ लिया हुआ है। अब बात यह है कि जब भी हम ग्राफ्ट लेते हैं हेड के बैक से, हमने समझना होता है सेफ डोनर जोन। सेफ डोनर जोन वो एरिया है हेड का जो अगर आपका इतना डोनर एरिया नज़र आ रहा है ना, उसके ऊपर वाला मार्जिन भी निकाल दें, नीचे वाला भी निकाल देंगे, जहाँ से बाल फ्यूचर में गिर सकते हैं। तो जो दरमियान वाला एरिया बचता है दैट इज़ सेफ डोनर जोन। मैं बड़े सिंप्लीफाइड वर्ड्स में बता रहा हूँ। अब अगर हम अनसेफ डोनर जोन से ग्राफ्ट लेंगे उस वक्त तो आपको लगेगा कि हज़ारों में ग्राफ्ट आ गए, लेकिन जैसे ही थिनिंग आपके उस डोनर एरिया में आएगी तो जो वहाँ से जो ग्राफ्ट उठ के आगे ट्रांसप्लांटेड एरिया में गए हैं वो भी गिर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब सेफ डोनर जोन आ गया। अब जो यंग लड़के हैं, बहुत यंग हैं, जिनका बहुत थोड़ा सा डोनर एरिया रह गया हुआ है, उसमें एफ इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन हेड के बैक वाला जो ऐसे सेंट्रल पोर्शन है वहाँ से ग्राफ्ट लेने हैं। एफ से अच्छी ऑप्शन कोई नहीं हो सकती। लिमिटेड एरिया से मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्राफ्ट निकल आएंगे और ऊपर नीचे वाला एरिया हमारा अनटच रहेगा। हमारे फ्यूचर में 2 ट्रांसप्लांट या 3 ट्रांसप्लांट इजीली हो सकेंगे, ठीक है। एफ इज़ रिलेटिवली न्यूअर वन, रिलेटिवली इसकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा की गई है, लोगों को करने में आसान लगता है, पेशेंट को करवाने में आसान लगता है, लेकिन एफ में ज़्यादा ग्राफ्ट के चक्कर में हम हमेशा सेफ डोनर जोन से बाहर निकलने की टेंडेंसी होती है। तो वो जो ग्राफ्ट हमने लिए जो पीछे से निकले थे अनसेफ जोन से, जब आगे लगे गिर गए तो पीछे से भी ख़त्म हो गया, आगे से भी ख़त्म हो गए। बट स्टिल एफ इज़ कंसिडर टू बी द टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द टाइम, कि इस वक्त एफ चल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। दुनिया में 97-98% लोग इस वक्त एफ कर रहे हैं, बट एफ हमेशा इसकी अपनी अफादियत है। अब इन सारी चीज़ों को नलीफाई करने के लिए हाइब्रिड आ गया, कॉम्बो या हाइब्रिड आ गया। उसमें क्या होता है? जिसमें स्ट्रिप भी ली जाती है, स्ट्रिप का साइज़ छोटा कर दिया, सिर्फ सेंटर से कर दिया, साइडें छोड़ दी और बाकी उसके अराउंड एफ कर दिया। सो हाइब्रिड इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्निक्स, ठीक है। जो अब हम रिसेंट जितनी वर्कशॉप्स पे जाते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, हाइब्रिड के बारे में बहुत बात होती है। सो हाइब्रिड एक आ गया। अब ये बात होगी हेड के बैक से डोनर एरिया लेने की, एफ और दोनों का कॉम्बिनेशन। अब लगाने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो हम स्पेशलाइज ब्लेड से प्रिक्स बनाते हैं, साइड्स बनाते हैं, फिर उसमें बाल लगाते हैं, या हम डायरेक्ट ऑटो इंजेक्टर पेन होता है जिसे लगाते हैं, जिसको DHI कहा जाता है। हर एक के अपने फ़ायदे नुकसान है, टेक्निकल चीज़ें हैं, हर सर्जन की अपनी प्रेफरेंस है। बट जो डिफरेंट मार्केटिंग में नाम आ रहे हैं कि इस मेथड से होगा, इस मेथड से होगा, इस ब्लेड से होगा, सो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। हम पेशेंट्स को खुद कंफ्यूज कर रहे हैं। अगर मैं एक्स कंपनी के ब्लेड से ट्रांसप्लांट नहीं कर रहा तो मैं गलत ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ? दिस इज़ अ क्वेश्चन। या मैं कहता हूँ जी मैं इस मुल्क की टेक्निक से नहीं, इस मुल्क की टेक्निक से कर रहा हूँ, तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? हमारा एंड पॉइंट होना चाहिए रिज़ल्ट। रिज़ल्ट ये है कि आपकी हेयर लाइन नेचुरल होनी चाहिए, नेचुरल के पास होनी चाहिए कि उसको देख के डिटेक्ट ना करे, कवरेज अच्छी होनी चाहिए, डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए। वो चाहे आप, फिर वो सर्जन की प्रेफरेंस है कि वो मेथड ए यूज़ करता है, मेथड बी यूज़ करता है, मेथड सी यूज़ करता है। हमेशा हर जो रोड है ए, बी या सी, उसने पहुंचना उसी एंड पॉइंट पे है, जिस एंड पॉइंट का नाम है रिज़ल्ट। अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं है तो आप दुनिया का कोई महंगे से महंगा ब्लेड यूज़ कर लें, महंगे से महंगा इक्विपमेंट यूज़ कर लें, बड़ा लुक्रेटिव सा नाम दे दें, बड़ी फैंसी टेक्निक का नाम दे दें, अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं है तो यू आर नोवेयर। अच्छा, जहाँ तक रिज़ल्ट की आप बात कर रहे हैं, मेरे कज़न ने करवाया रिसेंटली। अब उसने जो करवाया वो मुबैना तौर पे एक ऑर्थोपेडिक था, जिसने एक क्लिनिक ओपन किया और वहाँ पर वो हेयर ट्रांसप्लांट भी करते थे। इसी तरह बेशुमार अताई डॉक्टर हैं। मुझे बेशुमार पीआर्स आती हैं कि आप हमारे पास आ जाएं, हमें विज़िट कर लें, एक टेस्टिमोनियल दे दें, प्रमोशन कर दें, हम आपका कर देते हैं।
मार्केट में बेशुमार हैं। सही वाले की पहचान क्या होगी? अगर तो ऑर्थोपेडिक की बात है ना, मैं बड़ा ओपन बात करता हूँ इसमें। सो ही इज़ अ डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर है। हेयर में वो क्वालिफाइड नहीं है, तो उसको चाहिए हेयर की डिग्री कर ले। अगर आपको हेयर करना है, आपको हेयर रेस्टोरेशन करना है, तो अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और आपके पास पेशेंट्स भी हैं, आप करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। आप अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी करें। मिनिमम स्टैंडर्ड मेरे ख्याल से एमबीबीएस होना चाहिए, और अब दुनिया अमेरिकन बोर्ड की तरफ आ रही है। आप फिर किसी भी बैकग्राउंड स्पेशलिटी से हो, यू आर ऑर्थोपेडिक सर्जन, यू आर अ मैक्सिलोफेशियल सर्जन, आप प्लास्टिक सर्जन हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप ट्रेनिंग अगर आपकी हेयर में है तो आप हेयर कर सकते हैं। और उसके मिनिमम स्टैंडर्ड मेरे नज़दीक अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी होना चाहिए। अतायत नॉन टेक्निकल पर्सनस वो हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। टेक्नीशियन मोस्टली कर रहे हैं। टेक्नीशियंस हैं, या इवन टेक्नीशियंस भी नहीं है, और भी बहुत एग्जांपल है जिन लोगों को टेक्निकल का नाम भी नहीं पता, वो भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं देख देख के। इस तरह की चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए। मसाइल क्या आते हैं? एक बंदा जिसके पास नॉलेज ही नहीं है, उसने कर दिया है। 2 चीज़ें, एक तो उसने बस वो देखा हुआ है कि बस मैंने जहाँ पे काम करता था पहले, वो ऐसे बाल लगाते थे, मैं भी लगाना शुरू कर दिए, और मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा कोई सुपरस्टार ब्रांड बना दिया। सो इस तरह की चीज़ों में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आएगी, ही कैन नॉट हैंडल। भाई, आप इंसानी जिस्म आपके सामने पड़ा हुआ है कि प्रॉपर जीता जाता जागता इंसान है आपके सामने, आप उस पे काम कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। कैसी कैसी? आप एनेस्थीसिया उसको कर रहे हैं, एनेस्थीसिया से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, हार्ट रेट ऊपर नीचे होना, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना, और हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, स्किन डैमेज होना, स्किन पे अल्सर्स बनना, बाद में सुन रहना, पेन होना, मल्टीपल मुख्तलिफ तरह के मसाइल हैं। तो डॉक्टर एक होगा, कम अज़ कम वो उसको एड्रेस तो कर सकेगा। देखिए, कुछ चीज़ें बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल होती हैं। प्रॉपर्ली ट्रेन्ड डॉक्टर हैं, पूरी केयर से काम करते हैं, बट स्टिल कुछ चीज़ें होने के चांसेस हो सकते हैं, तो फिर उसको मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे को पता ही नहीं है, वो कॉम्प्लिकेशंस भी करता जा रहा है, उसको मैनेज भी नहीं कर रहा, ना उसको करना आता है। आपको वो अपने केस दिखाएगा, रिज़ल्ट दिखाएगा, जो 100 में से 10, 15, 20 अच्छे रिज़ल्ट आ गए, वो दिखा देगा। जो बाकी 60-70% हैं, जो ख़राब हुए हैं, या जिनको कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, या कोई और मसला हो गया, वो तो नहीं दिखाएगा। बस ह्यूमन साइकी है ना, मैं भी अपने हमेशा अच्छे केस ही प्रेज़ेंट करूँगा सोशल मीडिया पे या लोगों को दिखाने के लिए। तो हमेशा टिप ऑफ द आइसबर्ग हम देखते हैं, हम नीचे वाले पार्ट नहीं देखते। नीचे वाला पार्ट देखना चाहिए, प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। मेरे नज़दीक अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी, फिर हेयर रेस्टोरेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत अच्छा एवेन्यू है कि यहाँ पे जो लोग रजिस्टर्ड हैं, आप उनके पास जाएँ, चार्जेस ना देखें। ओवरऑल एक नॉन क्वालिफाइड, नॉन टेक बंदा भी आपसे अब मोर और लेस उतने चार्जेस लेता है जो एक प्रॉपर क्वालिफाइड बंदा लेता है। वो कान घुमा के पकड़ लेता है। शुरू में आपको पैसे कम बताएगा, मेडिकेशन में, इन चीज़ों में, एक्स वाई जेड करते-करते आपका खर्चा वहीं पे पहुँचा देगा। तो बेहतर है कि एक बार करवा लें, अच्छा करवा लें, और प्रॉपर चीज़ें अंडरस्टैंड करके करवा लें। अच्छा, जो एक अच्छा प्रॉपर क्वालिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, सर्जरी के दौरान, प्रोसीजर के दौरान, वो क्या वो ज़ीरो से लेकर एंड तक, मतलब कि ग्राफ्ट निकालने से लेकर लगाने तक, वो सर पर खड़ा होता है, वो अपने हाथ से करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट के कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है? जब पेशेंट हमारे पास ट्रांसप्लांट डे पे आता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये होता है कि हम पहले हेयर लाइन उसकी बनाते हैं, उसको दिखाते हैं बना के कि ये मार्कर से या कोई ड्राइंग इक्विपमेंट से कि हम इस तरह हेयर लाइन बनाना चाह रहे हैं आपकी। उस पर डिस्कशन होती है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत किया जा सकता है। फिर उसके बाद बाल ट्रिम हुए, फिर लोकल एनेस्थीसिया होता है। लोकल एनेस्थीसिया करना या उस वक्त डॉक्टर का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? फिर बालों के लिए साइड्स या एक-एक जगह बननी, वो डॉक्टर का काम है। हेड के पीछे से बाल निकालना डॉक्टर का काम है। बाल जो साइड्स बन गई हैं उसमें रखना पैरामेडिक्स का काम है। पैरामेडिक्स शार्प चीज़ या स्किन पे कट नहीं कर सकता। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो डॉक्टर ने प्री मेड साइट बनाई हुई है, उसके अंदर बाल को रख सकते हैं, ठीक है? बट हैविंग सेड दैट, ये एक प्रॉपर टीम वर्क है। जो हेयर लाइन के अंदर बाल लगाने हैं, वो डॉक्टर ने खुद लगानी है या हेयर पैरामेडिक्स ने? लाइन की जो साइड्स हैं वो डॉक्टर ने बनानी है। साइड्स ब्लू कलर की स्टेन होती है, स्पेशल इंक्स होती हैं। तो आपको एक-एक बाल की जगह नज़र आ रही थी जो 3 डायमेंशनल बनी है स्किन के अंदर, उसका एंगल कि किस एंगल पे स्किन से बाल लगना है, किस डायरेक्शन में जाना है, कितना घनापन है, क्या लुक है, हेयर लाइन की क्या शेप है, सारी उसने बना दी हुई है। अब टेक ने आके सिर्फ वो जो सुराख बना हुआ है उसके अंदर बाल डालते जाना है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें डाइवर्सिफ़ाई होनी चाहिए। पेशेंट को पता होना चाहिए कि मेरा कितना काम डॉक्टर ने करना है, कितना पैरामेडिक्स ने करना है,
और डॉक्टर मेरे ऊपर पैरामेडिक से काम करते हुए सुपरविजन कर रहा होगा, रैंडमली आता रहेगा, चेक करता रहेगा, हेयर लाइन चेक करेगा, आपके ग्राफ्ट चेक करेगा, ग्राफ्ट का प्लान वो बना के देगा कि किस एरिया में कितने ग्राफ्ट लगने हैं। तो ये सारी चीज़ें इज़ एन इंटीग्रेटेड। डॉक्टर एक कैप्टन ऑफ द शिप का रोल प्ले करता है, जहाँ जहाँ पे उसने स्टीयरिंग मोड़ना है वो खुद मोड़ता है, और जहाँ जहाँ पे उसे लगता है कि इंजन को इन वाली चीज़ों से या इन लोगों के थ्रू मैनेज कराना है, वो उनके थ्रू मैनेज करवाता है। हम पूरी दुनिया में देखते हैं ना, मिसाल के तौर पे इंडिया पाकिस्तान के हम सेलिब्रिटीज़ ले लें, वहाँ पर सलमान खान है, संजय दत्त है, बेशुमार स्टार्स हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। पाकिस्तान के अंदर कई क्रिकेटर्स हैं जो ऑन करते हैं कि उन्होंने करवाया हुआ है, कई एक्टर्स हैं जो ऑन करते हैं। अब जो उनका रिज़ल्ट हम देखते हैं, इतने घने बाल, क्या वो महंगे वाला करवाते हैं या किसी बहुत अच्छे डॉक्टर से करवाते हैं, या वो प्लास्टिक के बाल लगवा लेते हैं? एक आम बंदे का, आम पाकिस्तानी का वो रिज़ल्ट नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पे सारी हम बात अपनी बेस करते हुए आ रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ठीक है। अब सलमान खान की बात कर लें या पाकिस्तान में किसी अच्छे क्रिकेटर की बात कर लें, सो एक तो नंबर ऑफ़ सेशंस ज़्यादा होते हैं, मोर देन 1 सेशंस होते हैं। क्योंकि उसी एरिया में दोबारा बाल साल मिनिमम साल सवा साल बाद दोबारा सेशन कर उसको घना करवाते हैं वो, ठीक है, ताकि हम एक अच्छी लुक ले सकें। फिर कैमोफ्लेज प्रोडक्ट्स भी साथ यूज़ होते हैं। उसमें कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? हेयर फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेयर फाइबर डाल के, क्योंकि उन्होंने कैमरे के सामने रहना, दे नीड अ थिकर लुक, ठीक है। फिर हेयर लॉस मेडिकेशन यूज़ करनी है, वो भी रेगुलर यूज़ करते हैं ये लोग, क्योंकि इनका काम है, इन्होंने सोशल मीडिया पर पे रहना है या मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया पे रहना है उन्होंने। फिर एक और कैमोफ्लेज टेक्नीक है जो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी एक्टर यूज़ कर रहे हैं, कि सिर्फ हेयर लाइन ही ट्रांसप्लांट करके 2-3 सेशन वहीं पे करा लिए ट्रांसप्लांट के। उसके पीछे नॉन सर्जिकल पैच यूज़ कर लिया। उससे ये हुआ कि नेचुरैलिटी भी आ गई हेयर लाइन की, और पीछे से थिकनेस भी आपको मिल गई जो आपको ट्रांसप्लांट से नहीं मिल सकती। सो ये लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो रोल मॉडल हैं, वो अपनी प्रॉपर केयर कर रहे हैं, वो मल्टीपल सेशंस करा रहे हैं, कैमोफ्लेज कर रहे हैं, हेयर लॉस मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ ट्रांसप्लांट में आपको एक कैमोफ्लेज होता है, ठीक है? आप एक इस तरह की लुक बना देते हैं कि आप अच्छे नज़र आएँ। अच्छा, आज के टाइम पे जो नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, लाइक हेयर पैच यूज़ करना, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? टेंशन से बंदा ख़त्म ही हो जाए टेंशन, ना वो केयर करनी पड़ेगी, ना मेडिकेशन यूज़ करनी पड़ेगी, सुकून है एक बार बस करवा ले। हर एक के अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं। अब टेंशन ख़त्म नहीं होती हेयर पैच के साथ, मेरे नज़दीक ज़्यादा शुरू हो जाती है। देखिए, हर प्रोडक्ट जो पैच है उसकी एक लाइफ़ है। कुछ डेढ़ साल से लेके 3-4 महीने तक जितना अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट होगा उतनी उसकी लाइफ कम होगी, क्योंकि वो लाइट वेट होता है, उसमें भी हेयर लॉस होता है। सो दूसरी चीज़ उसकी प्राइसिंग है, आपको एक कांस्टेंट कॉस्ट पड़ रही है। हर 3 महीने 6 महीने साल बाद आपको 70-80 हज़ार, लाख 2 लाख 3 लाख पड़ रही है उसकी प्राइस। तीसरी चीज़ ये है कि आपको हर 3 से 4 हफ्ते बाद अपने कटिंग वाले के पास जाना पड़ता है, उसको उतरवाना पड़ता है, नीचे से बालों की कटिंग करा के फिर रीफिक्स कराना पड़ता है। सो दिस इज़ आपने खुद वे करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको नेचुरल बाल चाहिए जो थोड़े हैं लेकिन आपके अपने, आप उसको जैसे मर्ज़ी मैनेज कर सकते हैं, या आपको हेयर पैचेस चाहिए कि जिसमें लुक तो बहुत अच्छी आ रही है डेफ़िनेटली, बट आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ी, आपको डेली स्टाइलिंग करना पड़ रहा है, आपको कॉन्शियस रहना पड़ रहा है कि किसी को मेरा हेयर पैच का मार्जिन तो नहीं नज़र आ रहा। हैविंग सेड दैट, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हेयर पैच के अलावा कोई ऑप्शन होती ही नहीं है। उसमें हम खुद भी कहते हैं पेशेंट को भी, आप हेयर पैच यूज़ कर लो, आप ट्रांसप्लांट बना जाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये अकॉर्डिंग टू पेशेंट इंडिविजुअलाइज़ हम प्लान कर रहे होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में जो एक बार बाल लग जाते हैं, क्या वो बाल दोबारा उतरते हैं, झड़ सकते हैं? इसमें फिर 2 चीज़ें हैं। अभी हमने बात की सेफ डोनर ज़ोन की। अगर तो सेफ डोनर ज़ोन से लगे हुए हैं तो बहुत कम चांसेज़ हैं कि वो गिरेंगे, ठीक है। लेकिन अनसेफ डोनर ज़ोन से लगे हुए हैं, जो सेंटर वाला पोर्शन है उसके ऊपर या नीचे से लिए गए हुए हैं, उनके चांसेज़ हैं वो गिर जाएँगे। एज कितनी होती है ट्रांसप्लांटेड हेयर की? वेरिएबल है, हर एक का वेरिएबल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज़ जेनेटिक मेकअप है। दूसरी चीज़, कई लोग जिनके सेफ डोनर ज़ोन से भी लिए गए हैं, वक्त के साथ साथ क्योंकि एजिंग आती है, एजिंग के साथ साथ डोनर एरिया के बाल पतले होते हैं, तो आगे वाले ट्रांसप्लांटेड बाल भी पतले हो सकते हैं। इस स्टेज पे हम फिर पेशेंट को कहते हैं आप सेकंड सेशन करवाएं, या उनको पतला होने से बचाने के लिए आप मेडिकेशन रेगुलर यूज़ करें। जब आप बात करते हैं कि रेगुलर मेडिकेशन की, वो टाइम पीरियड है कि अगले 6 महीने, साल, 2 साल करनी है, या जब तक सांसें हैं तब तक आपने वो मेडिसिन यूज़ करनी है? मेरे नज़दीक तो लंबा अर्सा है, मतलब 10 साल 15 साल, जब तक एक्टिव हेयर लॉस रुक नहीं जाता। अच्छा, ये एक्टिव हेयर लॉस क्या है? मतलब कि मैं अभी 30 साल का हूँ, अब हेयर लॉस मेरा चल रहा है, तो क्या ये 40, 45, 50 साल की एज तक जाएगा,
या ये 35 की, 38 की, 40 की एज में जाके रुक जाएगा? इसकी कोई लिमिट नहीं है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है? ज़्यादातर केस में 50 प्लस की एज में भी चल रहा होता है। सो आपको खुद देखना पड़ता है। आप अपनी पिक्चर से कंपेयर कर सकते हैं। आपने 1 साल पहले की पिक्चर ली, साल बाद आप उसको दोबारा कंपेयर करेंगे, मेरी हेयर लाइन या मेरे बाकी। टेंशन ही होगी। टेंशन तो होगी, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ हाउ वी हैव टू लिव विद आवर लाइफ। और आप देखें ना, एजिंग है, एजिंग या बायोलॉजिकल क्लॉक बॉडी का कोई नहीं रोक सकता, ये हमेशा आगे चल रहा है। जो अभी हमने बात शुरू की थी, उससे अब तक आगे हम काफ़ी एजिंग में आगे आ चुके हैं। सो ये वक्त चल रहा है। आपने उसको इल्यूजन, मैं अक्सर पॉडकास्ट में एक वर्ड यूज़ करता हूँ, इल्यूजन। ठीक है, हमने एक इल्यूजन क्रिएट करनी है बालों की, चाहे वो सर्जरी से हो, चाहे वो मेडिकेशन के यूज़ से हो, कॉम्बिनेशन से हो, हेयर फाइबर से हो, हेयर पैच से हो। हमने एक अच्छी लुक का इल्यूजन क्रिएट करना है। अब आपकी चॉइस है, आपकी ऑप्शंस हैं, आपके डॉक्टर की चॉइस है कि आपके केस में क्या ऑप्शन यूज़ हो सकती है। यंग जनरेशन में जो बाल्डनेस का शिकार हो रही हैं, साइकोलॉजी क्या है, माइंडसेट क्या है? लोगों को शर्म महसूस होती है कि अगर बाल गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे तो लोग मजाक बनाएंगे, गंजा गंजा कहेंगे। सो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी का स्टिग्मा है कि हर बंदे का नेगेटिव पॉइंट ढूंढा जाता है। अब एक बंदा है जो अपनी लाइफ में एक्सेल कर रहा है, उसने बेस्ट रिजल्ट लिए हैं, उसने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा अच्छा एंटरप्रेन्योर है, बड़े अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, बट लोगों को उसका जो सबसे वीक पॉइंट होगा उस पर उसको टॉन्ट करते रहेंगे। तो मेरे नज़दीक हेयर रेस्टोरेशन इज़ सब्जेक्टिव। आप कितने बालों से खुश हैं ये आपको डिसाइड करना चाहिए। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, उनकी हेयर लाइन बिल्कुल नीचे होती है, वो और नीचे करवाना चाह रहे होते हैं कि ट्रांसप्लांट करके और नीचे कर दें। ठीक है, उनकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग बिल्कुल बाल नहीं होते सर पे, वो कहते हैं डॉक्टर साहब थोड़े से बाल लगा देना, झालर सी बन जाए कि हम ज़रा कंघी फेर सके, एंड वी आर हैप्पी विद दैट। सो सब्जेक्टिव होना चाहिए। सोसाइटिकल नॉर्म्स जो है वो चेंज होने चाहिए। वो जैसे कि आप किसी को टॉन्ट करें, आप टॉन्ट करें भी अगर वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं रहा तो। अगर वो प्रोग्रेस कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, और आप सिर्फ उसका वीक पॉइंट ढूंढ के उसको सिर्फ टारगेट कर रहे हो, दैट इज़ अ बैड थिंग। अब एक बंदे ने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया, हेयर लाइन उसकी बन गई है, लेकिन पीछे से जो एरिया है वो एम्प्टी होने लग गया है, एज के साथ साथ बाल झड़ रहे हैं। तो किस किस जगह पे बाल लग सकते हैं? मैं आज से 5-6 साल पहले जब मैं इस पे रिसर्च वगैरह करता, मैंने सुना था कि जो ऊपर वाला एरिया है जहाँ दिमाग के ऊपर, वहाँ पर हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता। कोई इस तरह की चीज़ है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमने बड़े बड़े अच्छे ट्रांसप्लांट किए हुए हैं, वर्टेक्स या क्राउन या हेड का जो टॉप पार्ट होता है वहाँ पे भी। प्रॉब्लम वहाँ पे ये होती है कि क्योंकि वो सर्कल में है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट चाहिए जितने होते नहीं हैं हमारे पास। तो मैं अपने पेशेंट्स का ये करता हूँ, एक तो कंसल्टेशन की, दूसरा मैं कहता हूँ पहला सेशन में जैसे कि हम फैला के सारे लगा दें, आज तो आप बहुत खुश जाओगे कि मेरा सारा एरिया कवर हो गया, लेकिन जब बाल आएंगे तो बहुत दूर दूर लगे होंगे। तो मैं अक्सर पेशेंट जो अंडरस्टैंड करते हैं उन्हें मैं कहता हूँ कि आप पहले सेशन में 50, 60, 70% एरिया अच्छे तसल्ली से कवर करा लो। जब आप सेकंड सेशन को लियोगे तो फिर मैं सिर्फ पीछे वाले एरिया को फोकस करूंगा नंबर 1 प्रायोरिटी पे। जब वो हो जाएगा उसके बाद कुछ बाल अगर उस सेशन में बच गए तो फिर हम आगे को ठीक कर लेंगे जो एरियाज आपको लगेंगे। इस तरह की टेक्निक से हमारे पास बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। प्रॉब्लम क्राउन में ये है कि हमारे पास इतने ग्राफ्ट्स होते नहीं हैं, जिस वजह से अक्सर सर्जरी रिलक्टेंट होते हैं क्राउन एरिया ट्रांसप्लांट करने में। लेकिन इसमें किसी किस्म का कोई ब्रेन को डैमेज नहीं है, कोई नर्व्स को डैमेज नहीं है, कोई ब्लड सप्लाई को डैमेज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ ग्राफ्ट की शॉर्टेज का इशू है, जो हाइब्रिड सेशन से स्ट्रिप प्लस एफ कॉम्बिनेशन से बड़ी हद तक कवर हो सकता है पहले सेशन में भी, या 2 सेशन में हम डिवाइड करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। एक पेशेंट में ऐसी क्या डिजीज़ेज़ हैं जिनकी वजह से उसका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता? वो करवाना चाहता है लेकिन मजबूरी ये है डॉक्टर की कि वो कर नहीं सकता। बहुत सी ऐसी डिजीज़ आती हैं जिसमें हमें लगता है हर महीने कई ऐसे पेशेंट आते हैं जिसमें हम करना चाहते हुए भी हम नहीं कर सकते। वह किसी को अगर कोई एक्टिव कार्डिक इशू है, हम नहीं कर सक रहे होते। किसी को एक्टिव हेपेटाइटिस बी, सी या एचआईवी इस तरह का जो एक्टिव इशू है, उसमें हम नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें हम पेशेंट कहते हैं पहले आप ट्रीटमेंट करवाओ, ये इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, किसी को फैलने का रिस्क ज़ीरो के पास चला जाएगा, फिर हम इसको कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड कि आपके लिए ट्रांसप्लांट कराना कितना ज़रूरी है। कुछ और ऐसी ब्लड की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें हम ये कहते हैं इस अगर किसी को कोई मेडिकल इशू है तो मैं ये कहता हूँ, या इंटरनेशनल गाइडलाइंस ये कहती हैं कि भाई आप पहले उस बंदे को रेलिवेंट डॉक्टर के पास भेजो। किसी को हार्ट का मसला है उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजो, किसी को लंग्स का मसला है उसको चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास भेजो, किसी को ब्लड का मसला है उसको ब्लड स्पेशलिस्ट के पास भेजो। कभी पहले आप ट्रीट कर लें,
क्लियरेंस दे दें हमें कि हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, फिर हम ट्रांसप्लांट के लिए जाएंगे, विद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जाएंगे। आपके स्पेशलिस्ट के इंस्ट्रक्शन से जाएंगे कि आपके ट्रांसप्लांट में हमने जो सुन्न करने के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है वो कितनी करनी है, कितने अरसे का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, मतलब फुल फ्लैश सेशन करना है, छोटे छोटे सेशन में करके कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल नीड है, लेकिन कभी भी आपको रश नहीं करना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर, लाइफ सेविंग सर्जरी नहीं है। हमेशा प्लान करके तसल्ली से करना चाहिए। इतना एक्सपेंसिव क्यों है? दो तीन चीज़ें, एक तो अगर प्रॉपर जगह से करवाएंगे, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएंगे, तो उसके अपने सर्टेन चार्जेस होंगे, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया, उसने अपनी लाइफ इस चीज़ में इन्वेस्ट किया और वो कांस्टेंट एजुकेशन के लिए स्ट्राइव कर रहा है। जैसे हम साल में कितने फॉरेन ट्रिप्स करते हैं, कुछ घूमने फिरने के लिए नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। हम वहाँ पे नई चीज़ें सीख करते हैं, अपने पेशेंट पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो एक चीज़ वो है। दूसरा, उसका जो स्टाफ है वो प्रॉपर क्वालिफाइड स्टाफ है। उसके अपने जो क्वालिफाइड स्टाफ है, जो ट्रेंड स्टाफ है, उसके एक्सपेंसिव रिलेटिवली ज़्यादा होंगे। फिर तीसरी चीज़ ये है कि इक्विपमेंट जो यूज़ है सारे का सारा डिस्पोजेबल है, नॉन रीयूजेबल है, उसकी कॉस्ट है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी मैंने खुल के बात इसलिए की है कि आपने एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है चार्जेस से रिलेटेड। अदरवाइज़ बहुत कम कम चार्जेस में भी हो रहे हैं। अगर एक बंदा है जिसने सिर्फ बाल लगाते जाने हैं, उसने कुछ नहीं देखना, उसने कोई अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम नहीं करना, उसने कोई स्टाफ नहीं रखना, 2 लोग हैं मिलके सुबह 7 बजे शुरू करते हैं, रात तक लेट तक चलते जा रहे हैं सर्जरी में, उनको नहीं पता क्या करना है, उनको पेशेंट के मेडिकल इश्यूज़ का नहीं पता, या वो चीज़ें भी रीयूज़ कर रहे हैं। तो सारी चीज़ों में कॉस्टिंग कम होती जाती है, लेकिन अल्टीमेटली आप सफ़र करते हैं। आप अगर चंद पैसों को, कुछ हज़ारों को देख रहे हैं कि वो बचा के हम लो प्राइस करवा लेंगे, तो सारी उम्र के लिए आप सफ़र करेंगे। अल्लाह ना करे किसी को कोई मसला हो तो उसको प्रॉब्लम होती है। हमारे आसपास ना, जो मैंने पता भी किया है, मेरे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने करवाया, किसी का कोई सिफारिश वगैरह हो गई, किसी ने जानने वाले के पास भेज दिया, 30-35 हज़ार रुपये में ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। अब जो अच्छे वाला ट्रांसप्लांट है, जिसके अंदर इन फ्यूचर कोई मसाइल का सामना ना करना पड़े, उसकी प्राइस क्या है? रेंज कितनी है जिसमें हो सके सही वाला? रेंज बहुत वास्ट है, अकॉर्डिंग टू सर्जन एक्सपीरियंस है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ ड्राफ्ट्स है, अकॉर्डिंग टू सेशन साइज़ है। बट जनरल रेंज जो पाकिस्तान में इस वक्त अच्छी क्वालिफाइड रेंज चल रही है, 1.25 लाख से लेके 3-4 लाख तक की रेंज चल रही है। उसमें फिर FUT है, FUE है, हाइब्रिड है, इससे भी ज़्यादा कुछ लोग चार्ज कर रहे हैं और दे डिज़र्व दैट, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी उम्र लगाई है इस काम में। बट जनरली रेंज इसी लेवल के दरमियान चलती है और बड़े बड़े मशहूर और अच्छे सर्जन इस प्राइस रेंज में ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं। अच्छा, आज के पॉडकास्ट में तो हमने कंप्लीट समझा, हेयर की हेल्थ को भी देखा, स्कैल्प हेल्थ को देखा, किस तरह से मेंटेनेंस हो सकती है, इस पर बात की। एक रीकैप दे दें और ये बता दें कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी को, हेयर ट्रांसप्लांट में मिथ क्या क्या है और रियलिटी क्या है? हेयर ट्रांसप्लांट में जब भी हम जाते हैं बहुत मिथ्स आते हैं। सबसे पहला मिथ कि हमारे उतने ही बाल आ जाएंगे जितने हमारे यूथ लाइफ में थे। वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कोई नया बाल ऐड नहीं कि हमने पीछे से कुछ बाल निकाले और आगे लगा दी। फिर हेयर लाइन लोग ये समझते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बिल्कुल हमारी 18 साल की उम्र वाली हेयर लाइन बन जाएगी, जो नहीं बन सकती। जब जब भी बनाने की कोशिश करेंगे आर्टिफिशियल लुक आएगी, उल्टा पेशेंट की लुक्स ख़राब होंगी। तीसरी चीज़, हेयर ट्रांसप्लांट से हेयर लॉस नहीं रुकता, हेयर लॉस कांस्टेंट चल रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ वो जगह जो खाली थी, जहाँ पे बाल चले गए थे, वहाँ पे कुछ बाल लगा दिए, लेकिन जो कांस्टेंट हेयर लॉस चल रहा है वो चल रहा है। उसके लिए आपको हेयर लॉस प्रिवेंशन मेडिकेशन करनी बहुत ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट ने आपके बाल गिरने से नहीं बचाने, जो चले गए सिर्फ वो लेके आएगा। सो ये बड़े इंपॉर्टेंट मिथ्स हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक शख्स जिसके ड्राई हेयर हैं, बालों की वो क्वालिटी नहीं है, बालों की वो लुक नहीं है, अब वो डोनर एरिया से बाल निकाल के फ्रंट पे हेडलाइन पे लग जाते हैं, तो अब क्या उसके बाल, ड्राई बाल जो है, नहीं आएंगे? किस तरह से होंगे मामला? जो बालों का टेक्सचर है डोनर एरिया का, वही टेक्सचर आएगा आगे। इसको इम्प्रूव किया जा सकता है मेडिकेशन से, PRP हाँ, से? अगर तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से हुआ है, उसको किसी चीज़ की विटामिन D, आयरन, B12 की डेफिशिएंसी है, फिर तो इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर उसके जेनेटिकली कर्ली बाल हैं, वेवी बाल हैं, ड्राई डिहाइड्रेटेड बाल हैं, तो वो तो ऐसे ही उसका टेक्सचर रहेगा। और ट्रांसप्लांट हो जाते हैं तो दोबारा अगर किसी के ड्राई बाल हैं, जिनके अंदर इतनी जान नहीं है, तो वो जल्दी गिर तो नहीं जाएंगे? उनके गिरने का चांस ज़्यादा हो सकता है। इसलिए तो मैं ये बात करता हूँ कि हर पेशेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं होता। हमें पहले उसके डोनर एरिया की हेल्थ इंप्रूव करनी पड़ती है। हेल्थ वंस वो एक ऑप्टिमल लेवल पे चला जाता है, फिर ही उसको ट्रांसप्लांट के लिए कंसिडर करते हैं। अब मेरे जैसा बंदा है जिसके बाल आपके सामने हैं,
क्या वो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकता है, और अगर वो जाता भी है तो आपके एक्सपीरियंस में क्या रिजल्ट आएगा? आपसे मेरी एक पहले भी कंसल्टेशन कुछ साल पहले हुई थी, अभी भी हम इसको दोबारा रिकंसिडर करेंगे, लेकिन वही बात कि हेयर ट्रांसप्लांट से जो बाल चले गए हुए हैं हम उनको पूरा करेंगे, लेकिन जो फ्यूचर हेयर लॉस, आपको ही पता है हेयर लॉस आगे से आगे चलता जा रहा है। जब तक आप उसको नहीं रोकेंगे आप शायद उस सेटिस्फेक्शन लेवल तक ना पहुंच सकें। सो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट वर्ड नहीं है, वर्ड है हेयर रेस्टोरेशन। हेयर रिस्टोरेशन जिसमें 30% इंपॉर्टेंट ट्रांसप्लांट की है, 70% इंपॉर्टेंस हेयर लॉस प्रिवेंशन मेडिकेशन की है। ये दोनों चीज़ें मिलकर एक अच्छा रिजल्ट देंगी। अगर आप सिर्फ एक पे कुछ डालेंगे तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर रेस्टोरेशन और हेयर हेल्थ के ऊपर बात की। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें। आपके तमाम सवालों के जवाब हम आप तक पहुंचाएंगे।